हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की। काफी सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है। तो अगर बात करूं आज से करीबन 7-8 साल पहले की, तो वेबसाइट डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर दो अलग अलग रोल हुआ करते थे। वेबसाइट डिजाइनर पहले डिजाइन क्रिएट करता था, डिजाइन अप्रूव करवाता, देन उसके बाद वो HTML जनरेट करता था। वेबसाइट को डायनेमिक बनाने का काम वेबसाइट डेवलपर का हुआ करता था। अब क्या है, रोल चेंज हो गया है। UI डिजाइन सिर्फ डिजाइन ही नहीं करेगा, वो यूजर एक्सपीरियंस को भी देखेगा। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक 3 तरह के रोल आ गए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले वेब डेवलपमेंट के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और हर टॉपिक में कितना टाइम लगेगा, इवन उसके प्रोजेक्ट पे आपको कैसे काम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको पढ़ना है HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके आप हेल्प से किसी वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसका बेस होता है HTML। इसके साथ में आपको HTML5 पे काम करना है। HTML5 के कई सारे नए कंसेप्ट आए हैं। ज्यादातर कंपनी HTML5 के मॉडर्न फीचर्स को यूज कर रही है। देन आपको पढ़ना है CSS को। CSS की मदद से आप किसी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो। कलर, फॉन्ट, ये सारी चीजें हम CSS की हेल्प से कर पाओगे। CSS के अंदर CSS2 और CSS3 इन दोनों कंसेप्ट पे काम करना है। CSS3 में काफी सारे नए कंसेप्ट आए हैं, जैसे फ्लेक्स, ग्रिड, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इन सब चीजों पे काम करना है। इवन रिस्पॉन्सिव, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब कि सपोज पहले क्या होता था कि आपने वेबसाइट बनाई, जो जैसा वेब पे खुली है वैसे मोबाइल पे भी खुलेगी। अब क्या है कि आप मीडिया क्वेरी के थ्रू वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। मतलब मोबाइल के लिए आप अलग पैटर्न में उसे दिखा सकते हो और वेब के लिए अलग पैटर्न में दिखा सकते हो। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए काम कर सकते हो। उसके लिए आपको मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा। देन अगला टॉपिक है BEM। देखिए BEM क्या है। सपोज हम एक बड़ी एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं, ज्यादातर डेवलपर बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ भी नाम रख देंगे CSS का। डेवलपर के काम को आसान करने के लिए BEM इन्वॉल्व हुई और इसका यूज करके हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट में CSS पाएंगे, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। देन आपको काम करना है एक फिग्मा डिजाइन पे। सपोज आपके पास एक वेबसाइट बनने आई तो कॉमन सी बात है, पहले आपके पास फिग्मा आएगा। आपको फिग्मा को देख देख के डिजाइन को एज इट इज बनाना होगा। उसके अंदर जैसी प्रॉपर्टी रखी है, जितना पैडिंग दिया है, जितना मार्जिन दिया है, एग्जैक्ट बनाना होगा। क्योंकि अभी की जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसमें जो डिजाइन की क्वालिटी देखी जाती है कि कितना आपने एग्जैक्ट बनाया है। आपने डमी तरीके से बना दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होता। इवन आपको कोड के स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और कम से कम कोड में आपको काम करना है। इससे क्या होगा, किसी भी एलिमेंट को किस वे में यूज करते हो, इसके यूज करने के सही अप्रोचेज आपको पता चलेंगे। क्योंकि आज की डेट में कंपनी ये नहीं देख रही कि आपने HTML क्रिएट कर दिया, वो ये देख रही है कि आपने कितनी अच्छी कोड क्वालिटी पे काम किया है। फिग्मा के अंदर आपको सिर्फ वेब पे ही नहीं, उसके मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे भी काम करना है। एक बात और, HTML और CSS काफी बड़ी है, काफी सारे कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट पे काम करना है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो ज्यादातर यूज हो रही है। देन इसके बाद बात करते हैं jQuery की। देखिए jQuery को तो आपको बिल्कुल कवर नहीं करना है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे फीचर आ गए हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इवन हम रिएक्ट और एंगुलर में हमें jQuery का यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है। देन इसके बाद आपको आना है जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट पे आपको सबसे अच्छा टाइम देना है क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आपको डोम मैनिपुलेशन के कंसेप्ट पे काम करना है, उसके बाद में आप ओप्स के कंसेप्ट पे काम करेंगे। देन उसके बाद ES5 और ES6 के कंसेप्ट पे काम करेंगे। एंगुलर, रिएक्ट, नोड, इन सब पे काम करने वाले हो। उसका सारा बेस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट करने में हमेशा इश्यूज आएंगे। जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर करने हैं। देन इसके बाद आता है टाइपस्क्रिप्ट। देखिए टाइपस्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हम एक एरर फ्री एप्लीकेशन बना सकते हैं। आज की डेट में बात करूं तो टाइपस्क्रिप्ट का यूज बहुत अच्छे से हो जाए, चाहे रिएक्ट में, चाहे रिएक्ट नेटिव में, चाहे एंगुलर में, इवन नेक्स्ट.js में भी टाइपस्क्रिप्ट का यूजर है। ये क्या करता है कि रन टाइम में ही एरर दे देगा। उसके कोड में एरर या बग आने के चांसेस बहुत कम से कम होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। देखिए फ्रंट एंड में आपको बढ़ना है रिएक्ट की तरफ। रिएक्ट का काम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए होता है। इसे फेसबुक ने बनाया, एक वर्चुअल डोम पे काम करती है जिसके अंदर पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्ट की मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है, तो आप रिएक्ट को एज अ फ्रंट एंड के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है एंगुलर। देखिए एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इसे गूगल ने बनाया है। मार्केट में इवन इसकी भी डिमांड अच्छी है। एंगुलर पूरा टाइपस्क्रिप्ट बेस है और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर का काफी अच्छा यूज है। आप एंगुलर को भी फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। देन तीसरा है नेक्स्ट.js। नेक्स्ट एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट पे बना हुआ है। इसमें क्या होता है, हम सर्वर साइड काम कर सकते हैं। एज अ फ्रंट एंड के अंदर आप नेक्स्ट.js पे भी जा सकते हो। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड में हमें इन तीनों में से क्या चूज करना है। तो देखिए मार्केट तीनों की अच्छी है। अगर मैं बात करूं, अभी की बात करूं तो इस समय रिएक्ट की मार्केट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रिएक्ट के साथ में हम रिएक्ट नेटिव पे भी काम कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट पे बना हुआ है। हम रिएक्ट
पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट जेएस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट के साथ में नेक्स्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है और नेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें रिएक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं रिएक्ट नेटिव भी पढ़ना चाहता हूँ तो भी रिएक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्ट के साथ में नेक्स्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों के साथ में काम करते हैं। रिएक्ट नेटिव का यूज़ हम मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। सपोज कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनानी है और iOS की एप्लीकेशन बनानी है, तो अभी क्या है, रिएक्ट नेटिव काफ़ी पॉपुलर हो। रिएक्ट के साथ एक एडवांटेज है कि रिएक्ट नेटिव और नेक्स्ट जेएस इन दोनों को आप भी साथ लेके चल सकते हो। अब चलते हैं बैकएंड की ओर। तो बैकएंड के अंदर पहला ऑप्शन है नोड। नोड के साथ में आप बैकएंड एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो, एपीआई क्रिएट कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। नोड भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एज अ करियर ग्रोथ। इवन एंगुलर और रिएक्ट के साथ में नोड का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब ज़्यादातर कंपनी अगर एंगुलर के साथ में नोड मांगती हैं या रिएक्ट के साथ में नोड ही मांगती हैं। देन अगला ऑप्शन है पाइथन एंड जेंगो। सपोज आपको बैकएंड जेंगो पे काम करना है, जेंगो या फ्लास्क पे काम करना है, तो पाइथन के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। नोड में आपने जावास्क्रिप्ट तो पहले से पढ़ ली थी। अगर आपको फ्यूचर में एआई पे काम करना है तो आप पाइथन को भी एज अ बैकएंड चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों में से क्या चूज करना है, कौन सा चूज करना चाहिए। इस समय क्या है, जितने भी बैकएंड बने हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बन रहे हैं। हो सकता हो कि एपीआई नोड पर हो और उसके एआई मॉडल बैकएंड पाइथन के ऊपर में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कंपनी सिर्फ नोड पे ही काम कर रही है, पाइथन पे नहीं काम कर रही। आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आप फ्यूचर में एआई की तरफ जाना चाहते हो तो आप बेस्ट है कि आप पाइथन के साथ चूज़ करो। अगर मैं एक चीज़ और देख, आज की डेट में जितने भी एआई के टूल्स हैं, मतलब जैसे लैंगचैन हो गया, ओपन एआई हो गया, ये जरूरी नहीं है कि पाइथन पे ही कोड दे रहे हैं, ये नोड पे भी कोड दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया बैकएंड के बारे में। टेस्टिंग फ्रेमवर्क, देखिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क पे तो आपको काम करना ही करना है। जैसा कि हम जानते हैं रिएक्ट पे हम ज़्यादातर रीयूजेबल कंपोनेंट पे काम करते हैं। अब रीयूजेबिलिटी के टाइम पे ऐसा होता है कि कंपोनेंट पहले से कहीं चल रहा है और एक डेवलपर ने चेंजेस कर दिया, अब उसका इंपैक्ट किसी दूसरे कंपोनेंट पे हो गया। इन चीजों को बचने के लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का होना ही काफी नहीं है, जस्ट जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ फ्रेमवर्क है जिसे फेसबुक ने ही बनाया है। अगला टॉपिक है यूआई फ्रेमवर्क। पहले बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल होता था, बट अब बूटस्ट्रैप का यूज होता नहीं है। अब क्या है, कंपनी मटेरियल चक्रा जैसे यूआई कंपोनेंट को यूज कर रही है। इसमें क्या हो गया, कंपोनेंट को क्रिएट नहीं करना पड़ता, हम बहुत ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को भी प्रॉपरली पास कर सकते हैं। एक यूआई कंपोनेंट पे तो आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, जिसमें आप मटेरियल या चक्रा इन दोनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हो। देन अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। डिप्लॉयमेंट के अंदर ज्यादातर या तो AWS, अजोर या गूगल क्लाउड, इन 3 चीजों के बारे में पूछा जाता है। तीनों में से किसी एक को आप समझ सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट लेवल तक की चीज़ सीखनी है, पूरा डेप्थ में नहीं जाना। देन इसके बाद चलते हैं डेटाबेस के ऊपर। कई कंपनी नोड के साथ SQL की भी डिमांड करती है, कई कंपनी नोड के साथ मोंगो की भी डिमांड करती है। किसी एक में आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट जो भी आप इंटरव्यूअर को बताएं कि मैंने इस तरह के डेटाबेस पे काम किया है, वो उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछेगा, एटलीस्ट आप उसका प्रॉपरली रिप्लाई कर पाएं। देन इसके बाद आपको काम करना है गिट पे। आप एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और उस केस में कोड को मैनेज करना ईजी नहीं होता, तो ऐसे केसेस में उन डेवलपर्स को गिट का एक्सेस दिया जाता है। गिट के एक्सेस से वो क्या करते हैं कि कोड को एक्सेस करते हैं और उस कोड पे काम करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक डेवलपर काम कर रहा है, किस तरह से टास्क आ रहा है, टास्क आने के बाद में वो टास्क को कैसे कर रहा है, उसके बाद में उसकी कोड क्वालिटी किस तरह से चेक हो रही है और वो उसके बाद में मर्ज कैसे हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना भी है और इवन आपके गिट की काफ़ी सारी कमांड्स पे काम करना है। देन उसके बाद आपको करना है जीरा और स्प्रिंट प्लानिंग पे काम। मतलब देखो, स्प्रिंट का भी आइडिया होना चाहिए। स्प्रिंट क्या होता है, जीरा क्या होता है, हम टिकट को कैसे मैनेज करते हैं, टास्क हमारे पास कैसे आता है, हम उससे कैसे काम करते हैं। देन लास्ट टॉपिक है डॉकर और जेनकिन। जेनकिन के अंदर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पे काम करना पड़ेगा। मतलब सपोज आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और आप उसे डिप्लॉय करके तो देखोगे ना कि वो कैसे काम चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे हो, आप एटलीस्ट डेव इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करके देख रहे हो कि कैसे चल रही है। उस डिप्लॉयमेंट के लिए जेनकिन का यूज़ होगा। और डॉकर, सपोज कि आपके पास नया सिस्टम आया और आपको पुराना कोड चलाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्जन से इस्तेमाल हुए हैं, कौन से वर्जन उसमें यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डॉकर का यूज़ करते हैं। डॉकर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सारी डिपेंडेंसी को इन्वॉल्व करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो आपको डॉकर और जेनकिन का भी अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।